हमारा नमस्कार। और थोड़ी सी देर से शुरू करने के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि यात्रा में प्रेस वार्ता चल रही थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा विलंब किया। पिछले 4-5 दिन से अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े जोर शोर से चर्चा है। सरकार सीना ठोक के कुछ बातें कह रही है, हमने भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन असलियत यह है कि अर्थव्यवस्था पर दो मत हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आंका आंकड़ों से जाता है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार ने एक फर्जी व्हाइट पेपर लाने का काम किया, और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद मोदी जी के पास अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। वो 10 साल पहले की सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर आए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब चुनाव के मुहाने पर आज सरकार खड़ी है, तो सरकार पिछली सरकार का लेखा जोखा दे रही है। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की ना हैसियत है ना हिम्मत है। और मैं कुछ भी कहने से पहले इस मंच से एक बात खुली चुनौती के रूप में कहती हूं, अपने बनाए हुए मानक पर, अपनी डेटा रीजिगिंग पर हमारे और अपने 10 वर्ष के आंकड़े एक साथ रख दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता को निर्णय करने दीजिए, लेकिन ऐसा करने की ना हिम्मत है और ना हैसियत है सरकार में। लेकिन सबसे पहले मैं ये व्हाइट पेपर ऑफ लाइज जिसको हम बोल रहे हैं, और इसमें हम सरकार का काला कच्चा चिट्ठा भी अभी खोलेंगे। लेकिन ये जो सफेद पेपर लाया गया, ये जो व्हाइट पेपर लाया गया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसे बहुत सारे जुमले सरकार के प्रवक्ता, सरकार के बेलगाम मंत्री, कुछ मंडली चरण चुंबकों की बोलती रहती है, आईटी सेल बोलती रहती है। अगर ये व्हाइट पेपर जो सरकार लाई है भाजपा के द्वारा आया गया होता तो आप लोग भी इसको रद्दी के टोकरे में फेंकने का काम करते। लेकिन षड्यंत्र के तरीके से इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वैधता दी गई। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार जो कंटिन्यूटी में होती है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अफसरों से वो पाप कराया जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में पहले कभी नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अफसरों की वैधता ली गई इस पर, उनको अपने ही किए हुए पुराने काम को नकारना पड़ा, और ये अंडरमाइनिंग ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, इंडियन लोकतंत्र का, प्रजातंत्र में जिस तरह से कार्य करती है ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, उसका पूरी तरह से अवमानना है। This really undermines India's bureaucracy because you are making officers of the Ministry of Finance repudiate and reject their own work. 10 साल का फलसफा कुछ पॉइंट्स में अंकित कर देती हूं और उसके बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। बड़ी कोशिश की कर लेंगे, बड़ी कोशिश की गई, सीरीज बदली गई, पैमाना बदला गया, सब कुछ कर दिया गया। उसके बावजूद, इस रीजिगिंग के, इस षड्यंत्र के बावजूद, पैमाना बदलने के बावजूद, यूपीए के 10 वर्ष में जीडीपी ग्रोथ इनके 10 वर्षों से कहीं अधिक थी। डेकेडल 10 वर्ष की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.7% थी, इनकी 5.9% है। जीडीपी ग्रोथ हमने इनको 6.7% पे सौंपी थी। 6% से नीचे उस जीडीपी ग्रोथ को लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस सरकार के कार्यकाल में आय घटी है, उपभोग घटा है, निवेश घटा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आमदनी घटी, लेकिन बचत खप गई है। देश पर कर्जा बढ़ा है, रुपया गिरा है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, सिर्फ जबानी जमा खर्च सुना गया है। बेरोजगारी हमारे समय की शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन अगर आप बेरोजगारी में भी युवा बेरोजगारी के आंकड़ों को देखिए तो यह वाकई में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। यह वो चिंता का पैमाना है, वो ये चिंता का मानक है जो हमारे डिविडेंड को, डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर में कन्वर्ट कर रहा है, युवा बेरोजगारी। और इन सब के बारे में मैं अभी थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। आय, शहरी लोगों की भी आय घटी है, रूरल वेजेस भी घटे हैं।
मनरेगा में ज्यादा खर्च क्यों करना पड़ रहा है सरकार को? क्योंकि एग्रीकल्चर में जॉब्स बढ़ रही हैं। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर कृषि में जॉब बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कम होती है, जो हमारे यहां लगातार हो रहा है पिछले कुछ सालों में, यह चिंता का विषय है। आज एक डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जॉब घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर वर्किंग पॉपुलेशन में घट रहा है, यही हाल सर्विसेज का है। एग्रीकल्चर में जॉब बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब खेतीहर मजदूरी करने को मजबूर हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ फिगर्स 15.5 करोड़ लोग रजिस्टर कर रहे हैं मनरेगा में। मैंने जैसा कि कहा, निवेश भी गिरा है, प्राइवेट निवेश भी गिरा है। वो सब इंडियन इंडस्ट्री के टाइटन्स जो टीवी पर 10 on 10 सरकार को देते हैं, खूब चरण वंदन करते हैं, पैसा लगाने को नहीं तैयार है इनकी नीति में। और एफडीआई भी घटा है। एफडीआई पे बड़ा सीना ठोका जाता था, 3 साल से निरंतर एफडीआई गिर रहा है। और एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी और एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल एफडीआई फ्लो भी गिरा है। लगातार इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा कम खर्चा किया है। और असलियत यह है कि सरकार अभी भी समस्या मानने को तैयार नहीं है। मैं अब कुछ क्रमवार तरीके से कुछ चीजों पर डिटेल में थोड़ा सा बोल देती हूं। मैंने कहा, हर कोशिश के बावजूद, हर षड्यंत्र रचने के बावजूद, डेटा फजिंग के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी डेकेडल ग्रोथ, 10 वर्ष की औसतन ग्रोथ यूपीए की 6.7% थी, इनकी 5.9% है। ये सब कुछ चाहकर भी मोदी सरकार झुठला नहीं पाई। और यूपीए में 2 बड़ी चीजें हुई थी। 2008 का इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था और 2013 का टेपर टैंट्रम हुआ था। असलियत यह है कि कोरोना पर हर बार ठीकरा फोड़ा जाता है। कोरोना आने के पहले इस देश की जीडीपी ग्रोथ आधी हो गई थी और उसके आधे होने का कारण नोटबंदी और विफल रूप से जो जीएसटी लगाया गया वो था। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि 2016 के बाद 2019 में जीडीपी ग्रोथ 3.9% पर आकर गिर गई थी। कोरोना का तब एक भी केस नहीं आया था। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा तब बेरोजगारी थी। तो यह सरकार की विफल नीतियों का प्रमाण है, ठीकरा कोरोना पे ना फोड़ा जाए। और आज भी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6% के आसपास है। जो बड़ी इकोनॉमीज है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोपियन इकोनॉमीज हो, वो पैंडेमिक में जो उनको चोट पहुंची, जो पैंडेमिक में क्षति हुई उनको अर्थव्यवस्था में, उसको दूर करके अब आगे बढ़ चुकी हैं। हम अभी भी 6% पे ग्रो कर रहे हैं और किसी को भी मूर्ख बनाने का कोई यहां पर मतलब नहीं है। असलियत यह है कि यूएस की इकोनॉमी $21 ट्रिलियन इकोनॉमी है और अगर वो 2-3% पे भी ग्रो करती तब भी हमसे कहीं ज्यादा ग्रो करती है। हमारी महज 3 ट्रिलियन से थोड़ी ज्यादा की इकोनॉमी है। कंजम्पशन, और ये बात करनी जरूरी है, जीडीपी पर मैंने आपको बताया कि कैसे सरकार के लाख आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने के बावजूद 10 वर्ष में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ यूपीए के शासनकाल में हुई। कंजम्पशन, उपभोग, जो लोग चीजें खरीदते हैं, खाने की, पहनने की, साबुन, तेल, मंजन, कंघी इत्यादि, लगातार घट रहा है। कंजम्पशन की ग्रोथ पिछले 5 साल में मात्र 3% हुई है और यह चिंता का विषय है क्योंकि कंजम्पशन हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा है। असलियत यह है कि कंजम्पशन को अगर ज्यादा अंदरूनी तौर से उस डेटा को देखा जाए तो अमीरों की सरकार और गरीबों की तरफ बेरुखी साफ होती जाती है। पैसेंजर व्हीकल सेल, 4 पहिया गाड़ी जो है वो एनुअल रेट 4.6% से बढ़ रही है, लेकिन 2 व्हीलर की जो सेल है वो मात्र 0.7% से बढ़ रही है। यूपीए के शासनकाल में ये 9% से बढ़ती थी। 2 पहिया वाहन लोअर मिडिल क्लास, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र में लोग खरीदते हैं, उसकी ग्रोथ मात्र 0.7% है, जो यूपीए के शासनकाल में 9% होती थी। 1% से कम की ग्रोथ है। तो अभी भी जो अमीरी और गरीबी का फासला है वो उपभोग में भी आपको साफ झलक रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी की जो सेल है, साबुन, तेल, मंजन, बिस्कुट, ये कम है। और ये कैसे पता चलता है? आप HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, ITC को देखिए, ब्रिटानिया को देखिए, उनके सेल्स के फिगर देखिए।
वो दिखाता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और कम आय से जूझ रहे हैं और इसीलिए साबुन, तेल, मंजन, इस तरह की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। अब बात करते हैं जो मैंने बहुत गहन विषय यहां पर उठाया था, और वो विषय है कृषि में नौकरियों का बढ़ना और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नौकरी का घटना। कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी, किसी भी फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी में जहां पर डेवलपमेंट की तरह इकोनॉमी जाती है, वहां पर नौकरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बढ़ती है। लोग कृषि से निकलकर उन क्षेत्रों में जाते हैं क्योंकि कृषि की जो जॉब्स होती हैं वो कम रेम्यूनरेटिव, उसमें कम पैसा, कम आय होती है, ये माना जाता है। लेकिन असलियत यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में कृषि की नौकरियां बढ़ी हैं, मैन्युफैक्चरिंग की घटी हैं, सर्विसेज की घटी हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एवरेज ग्रोथ रेट 6% से कम रही है 10 साल में, और जीडीपी में उसका शेयर हमारे शासनकाल में 17% था, वो घट के 14% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में करीब 12% से 12.5% के करीब लोग एंगेज होते थे जॉब्स के माध्यम से, वो महज 11% हो गया है। इसी तरह से सर्विसेज में भी जबरदस्त गिरावट आई है, और इसका पूरा प्रमाण यह है कि सरकार को मनरेगा में इस बार के बजट में 26,000 करोड़ अतिरिक्त खर्चा करने पड़े, क्योंकि लोग कृषि की मजदूरी करने को मजबूर हैं, उनके पास नौकरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। उपभोग क्यों कम है? क्योंकि आय नहीं बढ़ रही है। रूरल वर्कर के जो वेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% बढ़े हैं इस सरकार के शासनकाल में, मात्र 1% इंक्रीज इन रूरल वेजेस। पता नहीं किस मुंह से वित्त मंत्री खड़े होकर कहती हैं रूरल वेजेस दुगने हो गए हैं। उन्हीं का डेटा, और अभी मैं ये जुमले के साथ समझा भी दूंगी कि कैसे उन्हीं का डेटा प्रूव करता है कि रूरल वेजेस मात्र 1% बढ़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना थोड़ा जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, एक भी कोरोना केस आने से पहले 45 साल में सबसे ऊंचे शिखर पर बेरोजगारी थी, और सबसे भयावह स्थिति, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, सबसे भयावह स्थिति जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर है। सीएमआई का आंकड़ा दीजिए तो ये कहते हैं झूठा है ये आंकड़ा। चलिए सीएमआई का आंकड़ा नहीं देते हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा ये कहता है कि 2004 से 14 के बीच में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.8% पर था, और आज इस सरकार के 10 साल के शासनकाल में करीब 25% पर है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सीएमआई का डेटा नहीं है, क्योंकि सीएमआई का डेटा और भी भयावह है, वो 44% युवा बेरोजगारी बता रहा है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बताता है कि पिछले 10 साल में औसतन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% रहा है, जो कि कभी 17% होता था। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, बहुत बार कहा गया है। मैं विनीत जी को कहती रहूं हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, मेरी खूब तारीफ करते रहें, लेकिन अपना पैसा ना डालें मेरी पॉलिसी में, अपना पैसा ना लगाइए। यही काम इंडियन इंडस्ट्री कर रही है। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो टोटली स्टैग्नेंट है। इंडियन इंडस्ट्री यहां पर पैसा निवेश करने को तैयार नहीं है। हजारों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस देश की नागरिकता त्याग चुके हैं, और अब सबसे बड़ी बात जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन निवेशक जो आपके यहां आकर बड़ा पैसा लगाता है, इंडस्ट्री बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, कोलैबोरेशन करता है, नौकरी रचता है, सृजन करता है रोजगार का, वो आपके यहां भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। बड़ी सीना ठोक के कहा जाता था। आज की तारीख में एब्सोल्यूट और नेट एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी 16 साल में सबसे कम है, 16 साल में सबसे निम्न स्तरीय पर है। और जो सरकार के लोग आपको पलट के कहेंगे विश्व में भी एफडीआई कम है, विश्व में एफडीआई बिल्कुल कम होना शुरू हुआ है, लेकिन इंडिया का शेयर उसमें लगातार निरंतर गिरता जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एफडीआई चाइना में जाना कम हुआ है। तो एफडीआई एज अ टोटल नेट एंड एब्सोल्यूट कम हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी कम हुआ है, और ये सारे आंकड़े आपके साथ जो हम पेपर साझा करेंगे उसमें है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफडीआई का इंडिया का शेयर है ग्लोबल एफडीआई फ्लो में, वो भी लगातार कम हुआ है। नौकरी कौन बनाएगा?
नौकरी सरकार के जो चहेते हैं वो तो बना नहीं रहे, उनका तो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। नौकरी बनाते हैं छोटे लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमईज जिनको कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 33,000 एमएसएमईज पिछले 4 साल में बंद हुए हैं, और जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें अधिकांश नए रजिस्ट्रेशन 99% माइक्रो एंटरप्राइजेस के हुए हैं, स्मॉल और मीडियम के रजिस्ट्रेशन भी कम है। सरकार ने एक काम बहुत बखूबी किया है, आपके सिर कर्जा खूब चढ़ाया है। आप या आज कोई बच्चा पैदा हो रहा हो उसके ऊपर 1,13,000 से ज्यादा का कर्जा चढ़ा दिया गया है। जो कर्जा हमारे सरकार के शासन काल के दौरान 58 लाख करोड़ था, वो 173 लाख करोड़ पार करने का काम विश्व कीर्तिमान मोदी सरकार ने स्थापित किया है। और यहां पर एक बात कहनी जरूरी है, जितनी बात अभी हमने करी है शॉर्ट टर्म है, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, निवेश, उपभोग। कोई भी सरकार अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म में एजुकेशन में, हेल्थ में खर्चा करती है। एसर सर्वे आया है जिसको दुनिया मानती है, यह सरकार नहीं मानती, मुझे नहीं पता। एसर सर्वे कहता है कि 2022 में जो लर्निंग कर्व है वो 2012 के लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब जो 10 साल में हमने बढ़त हासिल करी थी वो वापस उधर जा चुकी है, और हम करीब 4.6% एजुकेशन पर बजट खर्चा करते थे, उसको धीमे 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 कम करते हुए 3% से नीचे 2.9% पे बजट ले आई है सरकार। मैं कुछ आंकड़े हैं जो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहां पर पढ़ देती हूं। यह कंपैरिजन है यूपीए और एनडीए का, और चुनौती है मोदी सरकार को, चुनौती है फाइनेंस मिनिस्टर को कि सेम आंकड़ा जिस पैमाने पर आप चाहिए आप लगाकर प्रस्तुत कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं पाएगा क्योंकि इतने सारे डेटा फजिंग और इतने सारे षड्यंत्र के बावजूद हमारे आंकड़े आपसे बेहतर हैं। ये 10 साल के आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूं। यूपीए के 10 साल में अगर पुरानी सीरीज जिसके साथ छेड़खानी की गई ग्रोथ कैलकुलेट होती तो 7.5% पे होती, लेकिन आप ही की सीरीज से अगर कैलकुलेट हो 6.7% पे ग्रोथ है, जो आपके 10 साल के शासनकाल में 5.9% है। फिस्कल डेफिसिट 10 साल में जो हमने सरकार इनको दी 4.5% पे दिया, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट 5.8% पे रखा है। डेट, कर्जा हमने जब इनको सरकार सौंपी 58 लाख करोड़ था, जो 173 लाख करोड़ है। डेट टू जीडीपी, कर्जे का जीडीपी का अनुपात हमने इनको सौंपा 67% पर 82% पर ले गए हैं। हाउस होल्ड सेविंग जो बचत होती है, और इंडिया में बचत लोग करते हैं, 23% ऑफ जीडीपी था, 19% जीडीपी का हो गया, क्योंकि लोगों की नौकरियां गई हैं, महंगाई बढ़ी है, आय कम हुई है, लोग अपनी बचत से को खर्चा करने को मजबूर है। फार्म वेजेस, रूरल जो वेजेस होते हैं, आय जो होती है किसान की, 4.1% पे हमने इनको दी थी, 1.3% ग्रोथ पर ले आए हैं। एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए 8 लाख करोड़ थे 2004 से 2014 के बीच पर, 55.5 लाख करोड़ 2014 से 2023 के बीच में। बैंक राइट ऑफ हमने किया 2.2 लाख करोड़ का, इन्होंने किया 14.5 लाख करोड़ का। अमीरों की सरकार, सूट बूट की सरकार, इनको हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। एजुकेशन पर हमने खर्चा किया 4.6% ऑफ द बजट, इन्होंने खर्चा किया 2.9% ऑफ द बजट। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ जीडीपी हमारे टाइम पर 17% थे, इनके टाइम पर 13% है। यूएस डॉलर, हमने रुपया इनको दिया 61 पर, इन्होंने पहुंचाया 83 पर। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे टाइम पे 17%, इनके टाइम पर 14%। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, मोदी जी बोलते थे हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं, 36 मिलियन टन हमारे वक्त में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता था, 28 मिलियन टन इनके वक्त में प्रोड्यूस हो रहा है। प्राइस ऑफ पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर पे पेट्रोल हम देते थे, 96 रुपए के पार पेट्रोल इन्होंने पहुंचाया और शतक भी लगवाया। डीजल 57 रुपए पे हमारा था, 90 रुपए पे इनका है। एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए पे हमारा था, 1000 रुपए पार इन्होंने किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये जो वेकेंट पोजीशंस की हम बात करते हैं, 33,28,027 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 33,28,000 से ऊपर 31,67,000 घटौती की गई, पद को रिक्त रखा गया। और अब मैं इस मंच से, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं इस मंच से वो जुमले पढ़ देती हूं जिसका नाम अब सरकार नहीं लेती है, क्योंकि गारंटी की नई बात होने लगी है।
जो गारंटी 14 के पहले दी गई थी उसका क्या हुआ? वो जुमले निकले। 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख सबके अकाउंट में, सारा काला धन 100 दिन में वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर पे मिलेगा, फार्मर इनकम डबल होगी 2022 तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 2022 तक, हर सर पे छत होगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी 2022 तक। इस गारंटी का क्या हुआ? क्योंकि ये गारंटी नहीं, ये जुमला था, और ऐसे ही जुमले लगातार बोले जा रहे हैं। आज सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं। आईटी कंपनीज ने 2,60,000 नौकरियां 2023 में घटा दी, क्योंकि निवेश और उपभोग दोनों नहीं हो रहा है। जुमला था 15 लाख बैंक अकाउंट में लाने का। बड़े बड़े स्विंडलर्स, बड़े बड़े वो लोग आप पर चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे देश छोड़ के भाग गए। पिछले 10 साल में एक फ्यूजिटिव को सरकार वापस नहीं ले पाई, चाहे वो मोदी जी के मेहुल भाई हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे संदेशारा हो, चाहे रितेश जैन हो। तमाम ऐसे लोग जो देश छोड़कर मोदी सरकार की नाक के नीचे भाग गए। ये जुमला आता रहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, भगा उनको दिया गया, चपत आपकी लग रही है। फार्मर इनकम डबल करनी थी, 27 रुपए कमा रहा है आज का एवरेज फार्मर। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। दोनों सदनों में मैंने सुना बड़ी निर्लज्जता से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसकी बात कर रहे हैं। किसने इसकी पुष्टि की है? नीति आयोग ने, मानक बदलकर। क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि की है? क्या वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की है? क्या आईएमएफ ने इसकी पुष्टि की? और अगर यह सच है तो उपभोग क्यों कम है? अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला गया तो 80 करोड़ को फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? अगर 25 करोड़ को निकाला गया तो माल न्यूट्रिशन क्यों है? हम 111वां स्थान पर क्यों है भुखमरी के इंडेक्स में? ये बातें सरकार नहीं बताएगी। सरकार कहेगी हमने 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान दिया। असलियत यह है कि उनकी संख्या घटकर 8 करोड़ हो गई। और एक असलियत यह भी है कि किसान से आपने जीएसटी लगाया, उसकी खाद पर, उसकी दवाई पर, उसके कृषि के उपक्रम पर, डीजल उसको महंगा दिया। 28 लाख करोड़ की वसूली आपने सिर्फ किसान से करी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, ट्रिपल आईटीज बनाए, वेकेंट पोजीशन आईआईटीज में 9,600 के ऊपर है, ट्रिपल आईटीज में 1,000 के ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 के ऊपर है। पीएम मुद्रा से बहुत पैसा दिया गया। असलियत यह है एवरेज लोन साइज 25,000 का था। 25,000 आप में से जिसको चाहिए उसको देते हैं। एक धंधा शुरू कर एक बिजनेस शुरू करके दिखाइए, कोई नहीं कर सकता है। और अंत में जिस जीएसटी के नाम पे बहुत कूदफांद हुई, 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी अदा कर रही है और सरकार वसूली करके अपनी पीठ ठोक रही है। जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन 9% के आसपास लगातार बना हुआ है। और एक साल भी पिछले 5 वर्षों में जो इन्फ्लेशन का लेवल है 4%, वो अचीव नहीं हुआ है। लगातार 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिटेल में मैंने इस पर बात करी है, क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा सरकार का खोलना जरूरी था। खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार अगर अपने ही दिए हुए मानकों से, अपने ही दिए हुए आंकड़ों से कंपैरिजन करे तो वो पाएगी कि हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के सरकार पूरी तरह से विफल है। चाहे वो निवेश हो, उपभोग हो, ग्रोथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कर्ज हो, रुपया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ऐसा कोई भी मानक नहीं है जिसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से बेटर परफॉर्म किया हो। तो झूठ बोलना एक कला है, लेकिन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और ये सरकारी आंकड़े, मैंने एक भी आंकड़ा अपना नहीं कोट किया है, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं कोट किया है। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये बजट के आंकड़े हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के आंकड़े हैं। और अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो जिस चार्ट का मैंने यहां पर प्रोडक्शन किया, जो हम आपके साथ साझा करेंगे, ऐसी एक चार्ट सरकार जरूर बनाए और लोगों के सामने लाए। इस देश को निर्धारित करने दीजिए कि हो क्या रहा है। आपके सवालों का पहले इस पर स्वागत है। We'll be sharing the English note with you, so I'm not repeating it in English. मैम, इतनी जब महंगाई है, लगातार आपने आंकड़े दिए, तो अब चुनाव
महंगाई दर चुनाव के बाद मुझे नहीं पता महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो जनता त्रस्त है महंगाई से, जो जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, वो खाली जुमलों से काम नहीं चलाएगी अब, और वो सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। ये जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं वो सरकार के आंकड़े हैं। आज जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नौकरी कम हो रही है और लोग खेतीहर मजदूरी करने को विवश हैं, वो जरूर अपने वोट से इसका जवाब देंगे। तो मुझे नहीं पता कम होगी या ज्यादा होगी। मैं दो चार चीजें जानती हूं इकोनॉमी के बारे में, और उनमें से एक चीज ये है कि जब वैश्विक हालात सुधरे तो हमारे आपके हालात नहीं सुधरे। जब क्रूड ऑयल 20 पर भी पहुंच गया था, पेट्रोल डीजल के दाम में कमी नहीं हुई थी। 40% कम हो गए क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले एक साल में। क्या आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपका एलपीजी सिलेंडर का दाम घटाया गया है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि सरकार निर्लज्जता से भले कहे कि बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं है तो 15.5 करोड़ ये लोग कौन है जो मनरेगा में मजदूरी करने को विवश है? सरकार को क्यों 26,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा? 60,000 करोड़ बजट था, खर्चा करना पड़ा 86,000 करोड़। और अभी तो सिर्फ रिवाइज्ड आंकड़े बता रही हूं, एक्चुअल्स नहीं, एक्चुअल्स इससे ज्यादा होगा। पहले इस पे पूछ लें अर्थव्यवस्था पर। मुझे लगता है सरकार का कच्चा चिट्ठा जानना और सुनना जरूरी है। किस तरह से बिना पलक झपकाए झूठ बोलती है ये सरकार, किस तरह से जुमलों में लोगों को फंसाती है, और पिछले 10 सालों से जो जुमला नॉमिक्स का नतीजा है, आज हम इस कगार पे पहुंच गए कि जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम हुआ करते थे उसमें भी हम लगातार डिप हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उपभोग डिप हो रहा है। ये चिंता के विषय है, इस पर बात करनी चाहिए। कोई और सवाल अगर इसका ना हो तो फिर मैं बाकी सवाल लूंगी। अशोक चौहान है, उन्होंने अपनी प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह की अटकलें कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, कैसे इसको आप देखते हैं? क्या एक बड़ा झटका? मैंने पहले भी इस मंच से कहा है और आज दोबारा से मैं उस बात को दोहराती हूँ। मैं इस खबर की ना पुष्टि कर सकती हूँ और ना इसको डिनाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अधिकृत तौर पे कोई जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन अगर आप जो कह रही हैं वो सच है, तो मैंने इस मंच से पहले भी कहा है कि आज विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। आज इस सरकार की आंख में आंख डालकर ये बोलना कि आपका ये सारा फर्जीवाड़ा झूठा है, आपका व्हाइट पेपर गलत है, आपके कच्चे चिट्ठे का हम खुलासा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। किसी के ऊपर एजेंसी का प्रेशर बनता है, किसी के ऊपर कोई प्रलोभन होता है, किसी के ऊपर अन्य तरह का प्रेशर बनाया जाता है। आप जितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में छोड़ा है उन सबके ईडी के केसेस देख लीजिए, तो मुझे लगता है पिक्चर अपने आप बहुत साफ हो जाएगी। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना, आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति मुस्तैदी से करना बहुत मुश्किल है। और वही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर मादा है, जिसके अंदर शिद्दत है लड़ने की। जो सरकार से कहता है डाल दो जेल में, लेकिन तुम्हारी खिलाफत तो करूंगा और सच के लिए खड़ा रहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है ये काम बखूबी से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो सच के साथ खड़े हैं, जो मुस्तैदी से पुरजोर तरीके से ये लड़ाई लड़ सकते हैं, वो उनके साथ रहेंगे। अन्यथा जो जाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर जरूर रहा होगा। मुझे नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा मुझे अधिकृत इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि इसका क्या नुकसान, नफा या नुकसान होगा, मैंने आपसे बताया। अब जो जा रहा है उसको हम हाथ पकड़ के रोक तो सकते नहीं, उसके ऊपर जरूर कुछ प्रेशर होगा। और प्रेशर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है एजेंसीज का है। जितने लोगों ने छोड़ा उनके केसेस दोबारा से खोल दिए गए। जो वॉशिंग मशीन सरकार की है वो अपने लोगों के लिए खुल जाती है, अब इन सबके केसेस दब जाएंगे। 70,000 करोड़ का घोटाला रात को बताया जाएगा, सुबह लोगों के साथ हाथ मिला के सरकार बना लेते हैं मोदी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को प्रताड़ित करके, लोगों के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड करके इस तरह के काम हो रहे हैं। इसके बारे में और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को क्षीण करता है, कमजोर करता है। लेकिन अब इसका आगे क्या प्रभाव होगा इसको आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जी,
जिन 8 लोगों को आज रिलीज किया गया है वो कभी जेल जाने ही नहीं चाहिए थे। हम इसका स्वागत करते हैं। हम राहत महसूस करते हैं कि उन परिवारों के पास वो लोग लौटे, लेकिन स्थिति यहां तक पहुंची क्यों? उनके परिवारों को नहीं पता था, देश को नहीं पता था कि उनके खिलाफ क्या मुकदमा चल रहा है। उनके परिवारों ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि उनको इसके बारे में नहीं पता था। तो मुझे ऐसा लगता है स्थिति इतनी गंभीर पहुंची क्यों? उनको मौत की सजा तक यह स्थिति पहुंची क्यों? सवाल इस बात का है। कतर के साथ हम 50 वर्ष के लोकतांत्रिक रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस की एनिवर्सरी मना रहे हैं, और हमारे लोगों को क्यों इस हद तक ये बात क्यों पहुंची जहां पर ऐसा करना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमने इस मंच से इस बात को उठाया, सोती हुई सरकार को जगाया, क्योंकि सरकार में हमारे सांसदों ने भी सरकार को जगाने की चेष्टा की थी सदन में, तब सरकार ने इसकी अनदेखी करी थी। अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई की होती तो ये जो 2-3 महीने असमंजस के थे, जहां पर उनको मौत की सजा सुनाई गई, जहां पर हमको ज्यादा कूटनीति करनी पड़ी, उनको वापस लाना पड़ा, हर बार आप विफल होंगे और फिर अगर कोई सोल्यूशन निकल आएगा तो आपकी जीत होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं जिसने इस मुद्दे को मुस्तैदी से उठाया, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मैंने इस मुद्दे को उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। इस सोती हुई निकम्मी सरकार को जगाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं इस देश के लोगों के लिए। सुप्रिया जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसका ड्यूरेशन कुछ कम किया गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई अधिकृत जानकारी है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है। जयराम जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ऐसा कोई अभी तक प्रपोजल नहीं आया है। और कोई सवाल? जी जी हाँ। अपने आप को किसानों की हितैषी कहने वाली मोदी सरकार ने किसानों के स्वागत में सड़कों पर कीले बिछवा दी हैं, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी हैं, इंटरनेट बंद कर दिया है, मोबाइल फोन कई जिलों में बंद कर दिया गया है। खूब स्वागत किया जा रहा है किसानों का। और इन किसानों का कसूर क्या है? ये अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस एमएसपी का फर्जी वादा किया था उसका हुआ क्या। ये पूछना चाहते हैं कि अभी भी एनएसए के अंतर्गत हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों चल रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं कि जो आय दुगनी करने की बात थी उसका क्या कर रहे हैं। इन किसानों को इंसाफ देने के बजाय सरकार ने इन किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है। ये वही सरकार है जिसने इस देश के अन्नदाताओं को मवाली, गुंडा, नक्सलवादी, आतंकवादी कहा था, और आज भी उनके साथ वही सलूक हो रहा है। देश के अन्नदाता 13 फरवरी को दिल्ली आना चाहते हैं। क्यों दिल्ली की किलाबंदी की जा रही है? क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों का है? क्या दिल्ली देश का अन्नदाता नहीं आ सकता है? और क्या उसके रास्ते में कीले बिछाकर सरकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि यह सरकार एंटी फार्मर, कृषि के विरुद्ध है, किसानों के विरुद्ध है? उन किसानों से जिनसे आपने डीजल की कीमतें वसूल करी, जिसके ऊपर आपने जीएसटी लगाया, जिसके ऊपर आपने एनएसए के तहत मुकदमे लगाए, और आज जब वो कहते हैं कि बात कीजिए हमसे, एमएसपी का झूठा वादा आपने किया, आपने कहा एमएसपी की कमेटी बन रही है, कहां है वो कमेटी? क्या किया उस कमेटी में? कहां है उसका डिसीजन? 750 किसानों की शहादत से जिस सरकार के हाथ खून से रंगे हैं, आज सरकार फिर उन किसानों के साथ वही षड्यंत्र रच रही है। I think any talk of alliance is happening. I think any talk of alliance is not happening at my level. It's happening at a much senior level. It's happening between heads of political parties. It's happening through the committee that has some of our senior most leaders. And I don't think I want to sit here on judgment and start commenting on ongoing negotiations. बहुत धन्यवाद आप लोगों का।